हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनलॉक जीएस एकेडमी। चलिए स्टार्ट करते हैं डेली न्यूज़पेपर एमसीक्यू सीरीज को, जिसमें हम न्यूज़पेपर के एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट न्यूज़ को मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू कवर करते हैं। तो चलिए देख लेते हैं आज हम कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस 76 क्वेश्चन हम प्रीवियस सेशंस में कवर करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज हम चर्चा करेंगे ऑकस अलायंस के बारे में, देन हम जानेंगे कुकी ट्राइब के बारे में, क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTNS के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे वाइब्रेंट ब्लेज प्रोग्राम के बारे में, बायोलिंक प्लेटफॉर्म के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में, एक स्पीसीज यूरेशियन ऑटर के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। ये क्वेश्चन आपका ऑकस अलायंस से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंतर्गत शामिल है। तो जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है, जिसमें ए से ऑस्ट्रेलिया और यूके एंड यूएस इसके अंतर्गत स्ट्रेटेजिक अलायंस में है, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इस डील के अंतर्गत हिस्ट्री में ऐसा फर्स्ट टाइम होगा जब इसकी जो कैपेबिलिटी है न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन बनाने की यूएस की, वह किसी दूसरे देश के साथ शेयर करेगा। तो ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि ऐसा सेकंड टाइम होगा जब इस कैपेबिलिटी को यूएस दूसरे देश के साथ शेयर करेगा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये जो अलायंस है, जो चाइना का असर्टिव और अग्रेसिव बिहेवियर इंडो पैसिफिक रीजन में लगातार बढ़ता जा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ये अलायंस को माना जा रहा है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 1 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत प्रोक्योर करेगा 5 न्यूक्लियर पावर्ड यूएस सबमरीन को और इसके अंतर्गत बिल्ड करेगा इसका एक नया मॉडल विद द हेल्प ऑफ यूएस एंड ब्रिटिश टेक्नोलॉजी की मदद से, और ये सब किया जाएगा ऑकस अलायंस के अंतर्गत। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया को इसके अंतर्गत जो इसमें जो स्टेल्थी जो सबमरीन है, वो जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर से पावर्ड होगी, वह मिलेगी, ना कि इसके अंतर्गत उसको कोई न्यूक्लियर वेपन मिलेगा। साथ ही साथ ये जो सबमरीन होगी, जो इक्विप्ड होगी, जो कि कन्वेंशनल लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल को ले जाने में सक्षम होगी, जो कि अटैकर्स के लिए एक तरीके का डिटरेंट का काम करेगी। इसके अलावा अगर हम इसकी कॉस्ट ऑफ द डील के बारे में बात करें, तो ये एक मल्टी डिकेड प्रोजेक्ट होगा, जिसके अंतर्गत इस फर्स्ट 10 ईयर्स के लिए इसकी जो कॉस्ट रहेगी $40 बिलियन की, और इन फ्यूचर्स में जो ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया इसके अंतर्गत एक नया न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन तैयार करेंगे, जो कि कन्वेंशनल वेपन्स ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें ऑकस की, तो ये एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है जिसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स इसके अंतर्गत शामिल है। ये जो अलायंस है एक तरीके से कोशिश करता है कि ये प्रोवाइड करेगा ऑस्ट्रेलिया को 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को, जो कि कन्वेंशनल वेपन्स ले जाने में सक्षम होगा। इसके अलावा जो ऑकस है एक तरीके से इंक्लूड करता है कॉपरेशन, जो भी इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं जैसे कि अप्लाइड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजीज और जो अंडर सी जो कैपेबिलिटीज हैं, उनके बीच में उन टेक्नोलॉजीज के लिए ये कॉपरेशंस करेंगे। इसके अलावा अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, इस डील के अंतर्गत ऐसा सेकंड टाइम होगा जब यूएस अपनी इस कैपेबिलिटी को किसी दूसरे देश के साथ शेयर करेगा। इसके अलावा इसमें जो चाइनीज थ्रेट की अगर हम बात करें, तो जो चाइना का अग्रेसिव और जो असर्टिव बिहेवियर लगातार इंडो पैसिफिक रीजन में बढ़ता जा रहा है, तो उसके रिस्पॉन्स में ही इस अलायंस को माना जा रहा है। साथ ही साथ ये ग्रेटर रोल प्ले करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में, क्योंकि इसके अंतर्गत जो न्यूक्लियर सबमरीन है ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि उसकी स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी को बढ़ाएगी कि वह कंडक्ट करा सकता है ऑपरेशंस इन द लार्जर पैसिफिक रीजन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत साउथ चाइना सी के अंतर्गत भी ये ऑपरेशन करवा सकता है। अब इस अलायंस को जो चाइना के खिलाफ माना जा रहा है, तो चाइना के द्वारा इसका क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है कि चाइना एक तरीके से इसमें कहा है कि ये एक तरीके से न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क को बढ़ा देगा, जो कि उस एरिया की पीस एंड स्टेबिलिटी के लिए काफ़ी ज़्यादा घातक होगा। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये नहीं बताया गया है कि इसमें जो न्यूक्लियर बेस जनरेट होगा उसको किस तरीके से वह हैंडल करेगा इस सबमरीन के अंतर्गत, तो ये उसके बारे में उसने नहीं बताया गया है। तो ये भी इसके आधार पर भी इसका एक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। इसके अलावा ये फर्स्ट टाइम होगा कि इस तरीके की जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वह ट्रांसफर होगी किसी न्यूक्लियर वेपन स्टेट से नॉन वेपन स्टेट की ओर, यानी कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट यानी कि यूएस और नॉन वेपन स्टेट यानी कि ऑस्ट्रेलिया की ओर, जो कि वायलेशन करेगा इंटरनेशनल ऑर्डर्स का। इसके अलावा ये जो इसमें यूज किया जाएगा वह नॉन एक्सप्लोसिव मिलिट्री यूज के लिए इसका यूज किया जाएगा, जिसके अंतर्गत जो एनपीटी है, जिसके अंतर्गत नॉन प्रोलिफरेशन जो ट्रीटी है, उसके अंतर्गत ये एग्जेम्प्ट है कि जो इसमें जो फिसाइल मटेरियल होगा उसके इंस्पेक्शन नहीं किया जा सकता इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा।
यानी कि जो फिसाइल मटेरियल होते हैं, जो नॉन एक्सप्लोसिव जो मिलिट्री यूज के लिए होते हैं, उसका ये इंस्पेक्शन नहीं कर सकता, जिससे ऐसा माना जा रहा है कि फ्यूचर में इसका जो मिसयूज है वह बढ़ सकता है। तो ये हमने बात की ऑकस अलायंस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुकी ट्राइब से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो कुकीज हैं एक एथनिक ग्रुप हैं जो कि नेटिव हैं मिजो हिल्स, जो कि फॉर्मली लोसाई हिल्स के रूप में जानी जाती थी, जो कि कवर करते हैं पार्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर के अंतर्गत। तो इसके अंतर्गत जो कुकीज हैं एथनिक ग्रुप हैं मिजो हिल्स के, यहाँ के ये नेटिव हैं और ये कवर करते हैं ये मिजोरम एंड मणिपुर के अंतर्गत, ना कि अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि इसमें जो चिन पीपल हैं म्यांमार के और जो मिजो पीपल हैं मिजोरम के, वे एक तरीके से इन ट्राइब के साथ में मिलकर इनको कलेक्टिवली कहा जाता है जो पीपल। तो इसके अंतर्गत जो म्यांमार के जो चिन पीपल हैं और जो मिजो पीपल हैं मिजोरम के, तो ये इनकी सजातीय हैं और इनको कलेक्टिवली जो पीपल कहा जाता है। तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो मीमकुट जो फेस्टिवल है इसका मेन फेस्टिवल है कुकी ट्राइब का, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसमें इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो मणिपुर गवर्नमेंट है वे विड्रॉ कर रही है जो सस्पेंशन ऑफ जो ऑपरेशंस किया गया था कुकी नेशनल आर्मी के साथ में, तो वह उसको एक तरीके से विड्रॉ कर रही है। तो ये जो सस्पेंशन ऑफ जो ऑपरेशन किया गया था, जो वहाँ के जो मणिपुर के अंतर्गत जो इंसर्जेंसी होती है कुकी नेशनल आर्मी के द्वारा, तो उसको रोकने के लिए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन किया गया था, तो उसको विड्रॉ कर रही है मणिपुर गवर्नमेंट। इसके अलावा अगर हम बात करें कुकी ट्राइब के बारे में, तो जो कुकीज हैं एक तरीके के एथनिक ग्रुप्स हैं जो कि नेटिव हैं मिजो हिल्स के, जिसको फॉर्मली लुसाई हिल्स के रूप में जाना जाता था। ये कवर करते हैं पार्ट्स ऑफ मिजोरम एंड मणिपुर के अंतर्गत। और अगर हम बात करें नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, ये सभी स्टेट में पाए जाते हैं, जो 8 स्टेट्स हैं, लेकिन ये अरुणाचल प्रदेश के अंतर्गत नहीं पाए जाते। इसके अलावा जो म्यांमार के चिन पीपल हैं और जो मिजो पीपल हैं मिजोरम के, वे इनके सजातीय हैं और इनको एक कलेक्टिवली इनको कहा जाता है जो पीपल। और इनकी जो लैंग्वेज है वे क्लोज है कुकी चिन लिंग्विस्टिक फैमिली के, जो कि आती है साइनो तिब्बतन रेस के अंतर्गत। इसके अलावा इनका जो रिलीजियस है, जो मेजोरिटी ऑफ जो कुकीज हैं वे एक क्रिश्चियनिटी को मानते हैं और इनका जो मैनी जो एनिमिस्टिक हैं, यानी कि वे जीववाद को भी फॉलो करते हैं, यानी कि उनके द्वारा जानवरों को संरक्षण किया जाता है, जानवरों को ये पूजते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इनके फेस्टिवल्स की, तो जो मिमकुट एक मेन फेस्टिवल है कुकी ट्राइब्स का। और अगर हम इनके कल्चरल फीचर्स की बात करें, तो एक स्वयं है जो कि कम्युनिटी सेंटर्स होता है बॉयज़ का इन द कम्युनिटी। इसके अलावा लॉम भी होता है, एक इंस्टीट्यूशन होता है जिसके अंतर्गत जो बॉयज एंड जो गर्ल्स होते हैं वे सोशल एक्टिविटीज़ में इसके अंतर्गत इन्वॉल्व होते हैं, जिससे कि वे अपनी कम्युनिटी का बेटरमेंट कर सके। इसके अलावा एक सीमांग होती है जिसको कैबिनेट कहा जाता है। ये एक एनुअल असेंबली होती है कुकी ब्लेस कम्युनिटी की, जो कि एक तरीके से मेजर पार्ट होता है इनके गवर्नेंस सिस्टम का। इसके अलावा अगर हम बात करें कुकी इंसर्जेंसी के बारे में, तो जो कुकी इंसर्जेंट ग्रुप है वह इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहा है कि उनको एक इंडिपेंडेंट कुकी होमलैंड प्रदान किया जाए इन द मणिपुर के अंतर्गत। इसके अलावा ये जो इंसर्जेंसी है उसने मोमेंटम तब पकड़ा जब 1990s में, जब इनका नागास के साथ में क्लैश हुआ। आपको पता होगा कि जो नागा जो पीपल हैं वे भी एक तरीके से अलग एक नागालैंड होमलैंड की मांग करते हैं, जिसके अंतर्गत आसाम का कुछ रीजन, इसके अलावा नागालैंड का कुछ रीजन और मणिपुर का कुछ रीजन और कुछ पार्ट म्यांमार का भी उसके अंतर्गत शामिल है। और वे कहते हैं ये ग्रेटर नागालैंड है जिसको अलग राज्य का रूप में दर्जा दिया जाए, यानी कि उनको एक तरीके से होमलैंड के रूप में माना जाए। तो जो नागाओं के द्वारा ये जो मांग की जा रही है नागालैंड, मणिपुर और आसाम और जो म्यांमार के कुछ पार्ट के अंतर्गत, तो इसका जो कुकीज के द्वारा जो मांग की जा रही है उससे कुछ एरिया इसका क्लैश होता है। तो इसके कारण से 1990s में इन दोनों जनजातियों के बीच में क्लैश हुआ, जिसके बाद से जो कुकीज की जो इंसर्जेंसी थी उसने मोमेंटम इसके अंतर्गत पकड़ लिया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो सस्पेंशन ऑफ जो ऑपरेशन किया गया था, तो उसके अंतर्गत इस पैक्ट के अंतर्गत एक ट्राइपेटाइट एग्रीमेंट था बिटवीन द 30 कुकीज जो इंसर्जेंट ग्रुप्स थे उनके बीच में, साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जो स्टेट गवर्नमेंट है मणिपुर की, तो उनके बीच में ये एक एग्रीमेंट किया गया था। इसका जो टेन्योर था एग्रीमेंट का 1 साल का था और इसको बाद में इसकी स्थिति के अनुसार आगे बढ़ाना था, जिसको अभी मणिपुर गवर्नमेंट के द्वारा विड्रॉ कर लिया गया है। इसके अलावा इसके अंतर्गत एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप था जिसके अंतर्गत रिप्रेजेंटेटिव थे ऑल द जो सिग्नेटरीज थे, यानी कि जो
कुकीज इंसर्जेंट ग्रुप्स के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट के इसमें रिप्रेजेंटेटिव मौजूद थे। इसके अलावा एक तरीके से फॉर्म कर रहा था ये ओवरसीज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस पैक्ट के लिए। इसके अलावा प्राइमरी इसका जो ऑब्जेक्टिव था कि जो इनिशिएट करे एक पॉलिटिकल डायलॉग को, और जो कि रिड्यूस कर सके इनकी जो डिमांड्स हैं, उन्होंने इसको रिड्यूस किया था क्योंकि ये अलग कुकी स्टेट की मांग करते थे। तो इस मांग से वह कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल तक आ गए थे, यानी कि अब इनकी जो मांग रह गई है वह कुकी लैंड टेरिटोरियल काउंसिल की मांग है। तो इसी जो सस्पेंशन ऑफ जो ऑपरेशन पैक्ट है उसको विड्रॉ कर लिया है मणिपुर गवर्नमेंट ने, तो इसी कारण से ये अभी चर्चा में रहा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कुकी ट्राइब के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी कि CCTN से संबंधित है, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो CCTNS है एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है अंडर द नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है कि ऐसा कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करना जो कि इम्प्रूव कर सके इफिकेसी, और जो इनकी इफिशियंसी है पुलिसिंग की उसको ये इम्प्रूव किया जा सके। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो CCTNS है एक सक्सेसर है जो इनिशिएटिव, जैसे कि पहले चलते थे क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन, तो इनके ही सक्सेसर के रूप में इन CCTNS को माना जाता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा जो CCTNS है जो एबल है कनेक्ट करेगा 100% पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, जो कि डिजिटाइज करेगा इसके डेटा को और इंश्योर करेगा कि जो डेटा माइग्रेशंस है और जो इंक्लूडिंग करेगा लीगेसी रिकॉर्ड को। तो ये जो CCTNS है ये जो 100% पुलिस स्टेशन को ये अक्रॉस द कंट्री करने में सक्षम नहीं है, बल्कि अभी ये 97% पुलिस स्टेशंस को ही कवर कर सकता है। तो इसके अंतर्गत ये एक तरीके से डेटा होगा जिसके अंतर्गत लीगेसी रिकॉर्ड्स भी उसके अंतर्गत ये डिजिटाइज कर पाएगा। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा 1 और 2 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी हुआ क्या कि एक गैंग थी स्कैमस्टर की, तो उन्होंने यंगस्टर से जो पैसा लूटने के लिए उन्होंने ये बताया कि वे CCTNS के अधिकारी हैं, तो इस बिहाफ पे उन्होंने कुछ यंगस्टर से पैसा लूटा। तो इस कारण से ही CCTNS अभी चर्चा में रहा। जो CCTNS है एक मिशन मोड प्रोजेक्ट है, जो ये किसके अंतर्गत आता है, नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत, जिसका उद्देश्य है कि एक ऐसा कॉम्प्रहेंसिव एंड इंटीग्रेटेड सिस्टम तैयार करना जो कि जो पुलिस सिस्टम है हमारा उसकी इफिशियंसी और इफेक्टिवनेस को वह इम्प्रूव कर सके। इसके अलावा ये एडॉप्ट करता है प्रिंसिपल ऑफ ई गवर्नेंस को। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके ऑब्जेक्टिव की, तो इसका उद्देश्य है कि इंट्रोड्यूस करें एक स्टैंडर्डाइज्ड और एक हार्मोनाइज्ड और इंटीग्रेटेड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को थ्रू आउट द कंट्री। इसके अलावा जो CCTNS है सक्सेसर है जो कि पहले सिस्टम था क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन सिस्टम और कॉमन इंटीग्रेटेड पुलिस एप्लीकेशन, तो उसका सक्सेसर है CCTNS। इसके अलावा ये कनेक्ट करेगा पुलिस स्टेशंस, डिजिटाइज करेगा FIR रजिस्ट्रेशंस को, इन्वेस्टिगेशंस को, साथ ही साथ चार्जशीट को। इसके अलावा जो इंट्रोड्यूस करेगा ई गवर्नेंस एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को। ये जो CCTNS होगा एक फीड कर सकेंगे इसके अंतर्गत इंफॉर्मेशन इनटू द इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के अंतर्गत, और जो इसके अंतर्गत जो जुडिशियल सिस्टम है और जो क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी है इसके अंतर्गत मोर एफिशिएंट हो पाएगी। अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की CCTNS की, तो ये एबल है कि कनेक्ट कर सकता है 97% पुलिस स्टेशन अक्रॉस द कंट्री, और जो डेटा है उसको डिजिटाइज कर सकता है जिसके अंतर्गत लीगेसी रिकॉर्ड भी इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो ये एक्ट करेगा क्राइम एंड क्रिमिनल इंफॉर्मेशन रिपोजिटरी के रूप में, और इस रिपोजिटरी के अंतर्गत ये क्रिमिनल इमेजेस होंगी, उनके फिंगरप्रिंट्स होंगे, जिससे कि इनकी जो सर्च कैपेबिलिटी है पुलिस की वह इसके अंतर्गत एडवांस हो जाएगी। इसके अलावा ये प्रोवाइड कराएगा फास्टर एंड ईजियर एक्सेस, जो कि क्राइम क्रिमिनल जो इन्फॉर्मेशन है अक्रॉस द कंट्री जो हो रहे हैं उनके बारे में सभी पुलिस स्टेशंस को ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकता है। इसके अलावा ये मैनेज होगा कि जिससे जो वर्कलोड है पुलिस स्टेशंस का, बैक ऑफिस जो एक्टिविटीज़ करनी होती है उनको, तो ये उससे उनका वर्कलोड भी इसके अंतर्गत कम होगा। फास्टर टर्न अराउंड जो टाइम होता है वह इसके अंतर्गत कम होगा, और इसमें जो पुलिस ऑफिसर्स हैं इसके अंतर्गत इजीली इसके अंतर्गत एनालिसिस कर पाएंगे किसी भी क्राइम का, और ये इंप्रूव करेगा एबिलिटी की जो क्राइम पैटर्न्स है और इसके अंतर्गत क्या उसकी मॉडस ऑपरेंडी रही है अक्रॉस द स्टेट्स उस क्राइम के पीछे, तो उसको भी एक आसानी से ये डिटेक्ट कर पाएंगे। और ये सिंप्लीफाई करेगा प्रोसेस ऑफ सिटीजन्स की वे एक्सेस कर सकते हैं इनकी जनरल सर्विसेज को फ्रॉम द पुलिस डिपार्टमेंट के माध्यम से। इसके अलावा अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें एक सेंट्रल जो
कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और जो एनसीआरबी से जुड़ा होगा और ये कनेक्ट होगा अदर स्टेट के साथ में भी। इसके अलावा इसमें एक स्टेट का भी एक कोर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होगा जिसके अंतर्गत ये एससीआरबी से जुड़ा होगा। हायर पुलिस ऑफिसर्स इसके अंतर्गत कनेक्ट होंगे, पुलिस स्टेशन इसके अंतर्गत कनेक्ट होंगे, साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो अदर डिपार्टमेंट्स हैं वे भी इसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें सिटीजन्स भी अपने जो उन्होंने रिपोर्ट की है तो उसके बारे में भी, उसके स्टेटस के बारे में भी इसके द्वारा जाना जा सकता है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया सीसीटीएनएस के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव किया गया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के रूप में, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर द कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट फॉर द बॉर्डर विलेज के लिए। तो ये इसके अंतर्गत सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं बल्कि सेंट्रली सेक्टर स्कीम है जो कि बॉर्डर विलेज के कॉम्प्रहेंसिव डेवलपमेंट के लिए इसको तैयार किया गया है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो स्कीम है 4 स्टेट्स एंड 1 यूटीज के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत 19 डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत 46 बॉर्डर ब्लॉक्स में उसके विलेज के डेवलपमेंट के लिए इसको अप्रूव किया गया है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसको 4 स्टेट्स एंड 1 यूटीज के अंतर्गत 19 डिस्ट्रिक्ट में इसको लागू किया जा रहा है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि इसका जो उद्देश्य है कि वह कन्वर्जेंस करेगा जो भी एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही हैं, साथ ही साथ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के दौर को भी इनको अंदर कन्वर्ज करेगा और फॉर्मुलेट करेगा एक डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस प्लान को। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो ये प्रयास करेगा कि जो एग्जिस्टिंग स्कीम है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की, उनको भी इसके अंतर्गत कन्वर्जेंस प्लान के अंतर्गत शामिल करे। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा 2 और 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, अभी चर्चा में क्यों रहा। जो गवर्नमेंट है उसने अप्रूव किया है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेज के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की, तो ये जो स्कीम है अप्रूव्ड है फॉर द, इसमें 4 स्टेट्स और 1 यूटी शामिल है, उसके 19 डिस्ट्रिक्ट और उसके जो 46 बॉर्डर ब्लॉक के अंतर्गत उनके विलेज हैं उनको इसके अंतर्गत डेवलप किया जाएगा। इसमें जो 4 जो स्टेट हैं उसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और एक जो यूटीज है लद्दाख इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अलावा इसका जो उद्देश्य है कि जो कन्वर्ज करेगा जो भी स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम चल रही है उसको इसके अंतर्गत कन्वर्ज करके फॉर्मुलेट करेगा एक डिस्ट्रिक्ट कन्वर्जेंस प्लान को। और ये फोकस करेगा ऑन द प्रोजेक्ट जो कि आइडेंटिफाइड जो एरियाज हैं उनमें क्या इंटरवेंशंस की आवश्यकता है, क्या उसमें इंक्लूजन किया जाना है उस विलेज के अंतर्गत, तो उस विलेज के अंतर्गत ये प्रोग्राम चलाएगा। इसके अलावा अगर हम इसके फंडिंग आउटले की बात करें तो इसमें 4800 करोड़ इसके अंतर्गत दिए गए हैं, एलोकेट किए गए हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से 2025-26 तक। इसके अलावा इसके अंतर्गत कैसे डेवलपमेंट किया जाएगा, तो इसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, उनकी जो लाइवलीहुड जनरेशंस यानी कि आजीविका का सृजन किया जाएगा, रोड की कनेक्टिविटी, हाउसिंग एंड विलेज इंफ्रास्ट्रक्चर, साथ ही साथ एनर्जी जिसके अंतर्गत रिन्यूएबल एनर्जी और सोलर एंड विंड पावर्स को इसमें इंक्लूड किया गया है। इसके अलावा जो टेलीविजन एंड टेलीकॉम जो कनेक्टिविटी है जिसके अंतर्गत सेटिंग अप जो आईटी इनेबल्ड जो कॉमन सर्विस सेंटर्स हैं विलेज के अंतर्गत ये स्थापित किए जाएंगे। रीजनरेशन किया जाएगा वहाँ के इकोसिस्टम का, प्रमोट किया जाएगा टूरिज्म एंड कल्चर को, साथ ही साथ फाइनेंशियली इंक्लूसिव उनको बनाया जाएगा, साथ ही साथ उनकी स्किल डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए काम किया जाएगा। डेवलपमेंट किया जाएगा वहाँ की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का और वहाँ की जो लाइवलीहुड जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसके अंतर्गत एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और जो कल्टिवेशन है मेडिसिनल प्लांट्स और हर्ब्स का, तो उसको एक तरीके से प्रमोट करने का इसके अंतर्गत प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इस तरीके की स्कीम की जरूरत क्यों है, क्योंकि जो एक जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है इसका जो उद्देश्य है कि जो चाइना का जो मॉडल विलेज है उसको एक तरीके से काउंटर करना, जो कि लगातार एलएसी पे जो घटनाएं होती रहती हैं चाइना की तरफ से जो कि मॉडल विलेज वो बनाता रहता है, तो इस तरीके से उसको काउंटर करने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया है। इसके अलावा जो आउट माइग्रेशन और इस तरीके की जो एक्टिविटी होती है जो बॉर्डर विलेज के अंतर्गत, उसको रोकना भी इसके अंतर्गत एक लक्ष्य है। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से संबंधित। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बायो लिंक प्लेटफॉर्म से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो बायो लिंक है एक एडहॉक डाटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम है जिसको इंस्टॉल किया जाएगा एयरक्राफ्ट के अंतर्गत, जो कि उसकी जो पोजीशन है अदर एयरक्राफ्ट की उसके बारे में बताएगा थ्रू द सिक्योर जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन चैनल के माध्यम से।
तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसके अंतर्गत जो इंडियन एयरफोर्स है उनके जो एयरक्राफ्ट हैं उसको इसके अंतर्गत इंस्टॉल किया जाएगा, जिससे उनकी जो अदर एयरक्राफ्ट हैं उसकी पोजीशन के बारे में पता चल जाएगा और ये एक तरीके का जो कम्युनिकेशन होगा वह सिक्योर होगा और जैमर प्रूफ होगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में कहा गया है कि ये यूज करेगा ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम को, जो कि एक तरीके से अगर रेडियो कम्युनिकेशन भेजने के लिए अगर इनका जो सिग्नल है वह लो होता है तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि अगर बेस स्टेशन का इसमें सिग्नल लो होता है तो ये यूज करेगा जो हमारा IRNSS है जिसको हम नाविक कहते हैं, तो उसका यूज करके ये एक तरीके से रेडियो कम्युनिकेशन सिग्नल को भेज सकता है। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा, इसलिए इसका जो आंसर होगा A1 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो इंडियन एयरफोर्स है इसने डेवलप किया है इस इंडिजिनियस रूप से बायोलिंक प्लेटफॉर्म को, जो कि एक तरीके का जैमर प्रूफ कम्युनिकेशन होगा बेस स्टेशन के साथ में। इसके अलावा जो बायोलिंक है एक तरीके का एड हॉक डेटा लिंक कम्युनिकेशन सिस्टम होगा, जिसको इंस्टॉल किया जाएगा एयरक्राफ्ट के अंतर्गत, जो कि अदर जो एयरक्राफ्ट है उनकी पोजीशन को बता सकेगा और ये जो कम्युनिकेशन होगा सिक्योर और जैमर प्रूफ होगा। इसके अलावा ये इसको यूज किया जाएगा कॉम्प्लेक्स कॉम्बैट सिचुएशंस में। साथ ही साथ ये जो सिस्टम है हेल्प करेगा सारे जो एयरक्राफ्ट को ऑब्जर्व कर सकेंगे ईच अदर जो उनकी जो पोजीशन है उसको, साथ ही साथ इसमें जो लोकेशन जो ग्राउंड ट्रूप्स हैं उसकी पोजीशन को भी इसके अंतर्गत आइडेंटिफाई किया जा सकेगा। इसके अलावा ये यूज करेगा अगर जो बेस स्टेशन है उसका सिग्नल अगर लो होता है तो ये यूज करेगा इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि IRNSS को, जिसको कि नाविक के रूप में भी जाना जाता है और इसके माध्यम से ये रेडियो कम्युनिकेशन कर सकेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके सिग्निफिकेंस की, तो ये एक तरीके से हेल्प करेगा पायलट्स को कि वे डील कर सके बैड वेदर कंडीशंस को और प्रोवाइड करेगा उन्हें जैमर प्रूफ अनइंटरप्टेड कम्युनिकेशंस को विद द बेस स्टेशन। इसके अलावा ये फैसिलिटेट करेगा उनके बेटर कोऑर्डिनेशन ड्यूरिंग द कॉम्प्लेक्स अगर ऑपरेशन चल रहा है तो उसमें एक तरीके से अदर जो ये पायलट हैं उससे बेहतर कोऑर्डिनेशन इसके अंतर्गत स्थापित कर पाएगा। साथ ही साथ जो एयरक्राफ्ट का जो कोलिजन होता है या जो बेटर कॉम्बैट इसमें टीमिंग की जा सकती है और इसमें जो रियल टाइम बेसिस के आधार पर वह उनकी हेल्प इसके अंतर्गत ली जा सकती है। इसके अलावा इसका जो एप्लीकेशन है केवल एक सर्विस के अंतर्गत ही नहीं बल्कि इसको जो अदर आर्मी और नेवी के अंतर्गत भी इसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जो कि इंटीग्रेट करेगा ऑल कॉम्बैट एंटिटीज को थ्रू द सिंगल लिंक के माध्यम से। तो जैसे कि इंडियन एयरफोर्स के अंतर्गत इसको बायो लिंक के रूप में स्थापित किया जाएगा, उसी तरीके से आर्मी के अंतर्गत इसको त्रिशूल लिंक के रूप में इसको स्थापित किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया बायोलिंक प्लेटफॉर्म के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से संबंधित। तो इसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आता है, जो कि एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और प्रोटेक्शन के लिए, जो भी नेशंस के कल्चरल जो हेरिटेज है उनके लिए। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट है, क्योंकि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है वह मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंतर्गत आता है और ये एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और प्रोटेक्शन जो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं देश के अंतर्गत उनके लिए। तो ये इसके अंतर्गत रॉन्ग स्टेटमेंट हो जाएगा। इसके अलावा सेकंड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1861 में, जो कि एक तरीके से कंडक्ट कराता है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च, कंजर्व करता है हमारे जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं कंट्री के अंतर्गत। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके अलावा थर्ड स्टेटमेंट में जो बात की गई है कि ये रेगुलेट करता है ऑल जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज हैं कंट्री के अंतर्गत एज पर द जो प्रोविजंस हैं एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट, जिसको MSR एक्ट 1958 कहा जाता है। तो इसके अंतर्गत उसको एक प्रोविजंस के अनुसार ये काम करता है। तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा B 2 and 3 ओनली। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। अभी रिसेंट इन्वेस्टिगेशन हुई है, जो भी अवैध रूप से एंटिकिटीज को व्यापार किया जाता है उसका ट्रेडिंग जो नेटवर्क है उसके अंतर्गत ये कहा गया है कि जो आर्कियोलॉजिकल और सर्वे ऑफ इंडिया है वे एक तरीके से इनेबल है जो इस तरीके की गतिविधियों को रोकने के लिए। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो ये जो अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के आती है, जो कि एक प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन है फॉर द आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और उनके संरक्षण से संबंधित जो भी हमारे कल्चरल हेरिटेज हैं देश के अंतर्गत।
इसके अलावा इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1861 में और ये कंडक्ट कराता है आर्कियोलॉजिकल रिसर्च और कंजर्व करता है हमारे जो कल्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं इन द कंट्री। इसके अलावा इसका जो ऑब्जेक्टिव है कि ये मेंटेन करता है एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स, आर्कियोलॉजिकल साइट्स और जो रिमेन्स हैं और जो नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं उनको ये एक संरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा ये रेगुलेट करता है सारी जो आर्कियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ होती हैं कंट्री के अंतर्गत और ये इसके अंतर्गत जो प्रोविजन लेता है जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स और जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट है 1958 का, तो उसके जो प्रोविजंस हैं उसके अनुसार ये काम करता है। साथ ही साथ ये रेगुलेट होता है एंटिक्विटीज एंड जो आर्ट ट्रेजर एक्ट है 1972 का, उसके द्वारा भी इसको रेगुलेट किया जाता है। अगर हम बात करें आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के क्या अचीवमेंट रहे हैं 1947 से, तो इसने जो डिस्कवर किए हैं फ्री हिस्टोरिक सोसाइटीज़ और इसके अंतर्गत जो आउटसाइड द इंडस वैली जो सिविलाइजेशन है नॉर्थ वेस्ट के अंतर्गत इसने आइडेंटिफाई उन्हें किया है। इसके अलावा इसने डिस्कवर किए हैं हड़प्पन सेटलमेंट्स को इन द कालीबंगन और जो आपका राजस्थान के अंतर्गत, साथ ही साथ धौलावीरा गुजरात के अंतर्गत। और ये एबल है उसका जो कॉपी एंड इसके अंतर्गत जो प्रिजर्व है लगभग 74,000 जो इंस्क्रिप्शंस हैं उसको प्रोडक्ट करने में ये सक्षम है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसकी इनेबिलिटी क्यों है कि ये जो कल्चरल जो हेरिटेज है उसके लिए ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है, तो इसमें जो पुअर मॉनिटरिंग सिस्टम इसके पास है तो इसके कारण से इसको समस्या आती है। इसके अलावा इसमें जो डेटा फैसिलिटीज है वह काफ़ी कम है, लैक ऑफ टेक्नोलॉजी इसके पास है, तो इसकी कमी के कारण भी ये एक तरीके से बेहतर तरीके से इनको प्रोटेक्ट नहीं कर पाता। सोर्सेज की इस पर कमी है, साथ ही साथ जो सिनर्जी है डिफरेंट एजेंसीज के साथ में जो भी हेरिटेज कंजर्वेशन के लिए काम करते हैं तो उससे भी एक तरीके से सिनर्जी स्थापित इसके द्वारा नहीं की पाती। इसके अलावा ये एक इनएप्टीट्यूड है जो लो इन्फोर्समेंट किया जाता है एजेंसीज के द्वारा, तो उसको करने में भी ये असक्षम दिखाई देती है। क्योंकि जो सेवरल जो केसेस हैं जो कि मिसिंग एंटिक्विटीज़ के जम्मू एंड कश्मीर में, तो उन केसेस को इसके अंतर्गत क्लोज कर दिया गया और इसमें जो ठीक तरीके से उनको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट भी नहीं किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके जो वे फॉरवर्ड की, तो जो एक मिर्दा कमेटी थी तो उसके द्वारा रिकमेंड किया गया था कि जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है उसको स्टेटस दिया जाए साइंटिफिक एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूशन के रूप में और इसको ऑटोनॉमी भी इसके अंतर्गत दी जाए। इसके अलावा जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है एक डिसेंट्रलाइज और इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं इसका जो लोकल बॉडीज़ के साथ में इसको उसके साथ कोऑर्डिनेशन करके, साथ ही साथ जो एकेडमिक और जो गवर्नमेंटल के साथ, और जिससे कि जो मॉन्यूमेंट्स हैं उसको बेटर तरीके से ये कंजर्व कर सके और इसको इंसेंटिवाइज किया जाना चाहिए प्राइवेट प्रिंसिपल्स पे। अगर कोई एफर्ट अच्छा करता है इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत तो इसको इंसेंटिवाइज उसके द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें जो क्राउड सोर्स जो मॉडल्स है कल्चरल हिस्टोरी का, जिसके अंतर्गत क्राफ्ट आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट्स और जो ओरल जो ट्रेडिशंस हैं उसका डॉक्यूमेंटेशन इसके अंतर्गत इफेक्टिव रूप से किया जाना चाहिए विद द हेल्प ऑफ क्राउड सोर्स मॉडल के द्वारा। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के बारे में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक स्पीसीज यूरेशियन ऑटर से संबंधित, जिसके रिगार्डिंग आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये जो यूरेशियन ऑटर है इसको फ्लैगशिप स्पीसीज के रूप में जाना जाता है जो कि इंडिकेटर होती है हाई क्वालिटी ऑफ एक्वेटिक हैबिटेट्स का, तो ये इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। तो जो यूरेशियन ऑटर्स होता है वह एक फ्लैगशिप स्पीसीज है। इसके अलावा सेकेंड स्टेटमेंट में आपसे कहा गया है कि ये फाउंड होते हैं अक्रॉस द जो हिमालयन फुट हिल्स हैं उस पर, साथ ही साथ जो सदर्न पार्ट्स हैं वेस्टर्न घाट्स के वहाँ पर ये पाया जाता है, तो ये भी इसके अंतर्गत करेक्ट स्टेटमेंट है। इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा सी बोथ 1 और 2। चलिए जान लेते हैं इसके बारे में, ये अभी चर्चा में क्यों रहा। जो साइंटिस्ट हैं जम्मू यूनिवर्सिटीज़ के, उन्होंने कैमरे में ट्रैप किया है 3 यूरेशियन ऑटर्स को, और जो कि नीरू स्ट्रीम है चिनाब कैचमेंट्स की, तो उसके अंतर्गत इनको देखा गया। इसके अलावा अगर हम बात करें यूरेशियन ऑटर की, तो ये जो यूरेशियन ऑटर है इनको फ्लैगशिप स्पीसीज माना जाता है और ये इंडिकेटर माने जाते हैं हाई क्वालिटी जो एक्वेटिक जो हैबिटेट्स है उसकी शुद्धता के लिए इनको जाना जाता है। इसके अलावा इनकी जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स के अंतर्गत जो यूरेशियन ऑटर्स हैं, ये जो कोल्ड हिल्स हैं माउंटेन्स के अंतर्गत स्ट्रीम्स के अंतर्गत ये पाए जाते हैं। ये फाउंड होते हैं अक्रॉस द हिमालयन फुटहिल्स पे, साथ ही साथ जो सदर्न पार्ट्स हैं वेस्टर्न घाट्स के अंतर्गत भी ये पाए जाते हैं।
इसके अलावा अगर हम बात करें इनके प्रोटेक्शन स्टेटस के बारे में, तो जो यूरेशियन ऑटर है क्लासिफाइड किया जाता है नियरली थ्रेटन्ड इन द IUCN रेड लिस्ट के अंतर्गत। साथ ही साथ शेड्यूल 1 ऑफ द जो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, तो जिसमें 6 शेड्यूल्स हैं, तो उसके शेड्यूल 2 के अंतर्गत इनको प्रोटेक्शन प्रदान किया गया है। इसके अलावा जो साइट्स है जिसका नाम है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज फ्लोरा एंड फौना, तो उसकी जो अब 3 अपेंडिक्स इसके अंतर्गत होती हैं, उसके अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत इनको प्रोटेक्शन दिया गया है। इसके अलावा अगर हम इनके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो इनका जो फोटोग्राफिक जो रिकॉर्ड है एक तरीके से सेमी एक्वेटिक जो कार्निवरस मैमल्स के रूप में इनको जाना जाता है, और ये इंडिकेट करते हैं कि उन स्ट्रेचेस पे जैसे कि नीरू स्ट्रीम पर जो कि ट्रिब्यूटरी है चिनाब रिवर की, तो उसके जो अभी भी अनपॉल्यूटेड वे है, यानी कि एक तरीके से ये संदर्भित करते हैं वहाँ की जो क्वालिटी ऑफ वाटर है वह अच्छी है। इसके अलावा जो मेजर थ्रेट्स हैं इन पर कि जो हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस हो रहा है इनका लगातार, इनकी लगातार जो डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रही हैं उसके कारण से। इसके अलावा ये इनकी जो प्रे स्पीसीज हैं यानी कि जिन पर ये निर्भर करते हैं वह रिवर्स एंड लेक्स के अंतर्गत लगातार एसिडिफिकेशन बढ़ता जा रहा है, जिससे इनकी जो प्रे स्पीसीज हैं वह लगातार डिक्रीज हो रही हैं। इसके अलावा जो पोचिंग एक्टिविटीज़ यानी कि इसमें जो शिकार की गतिविधियों के कारण भी ये लगातार इन पर खतरा मंडरा रहा है। तो इस तरीके से ये जो यूरेशियन ओटर्स हैं इस तरीके से दिखते हैं, और ये ध्यान रखिएगा इनका जो IUCN स्टेटस है वह नियरली थ्रेटेंड है। और जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है जो 1972 का, उसकी जो शेड्यूल 2 में आते हैं, और जो हमारी साइट्स है उसके अंतर्गत अपेंडिक्स 1 के अंतर्गत ये आते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने डिस्कस किया यूरेशियन ऑटर से संबंधित। इसी तरीके के सेशन हम आपके बीच में लाते रहेंगे। आप हमसे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। प्लीज स्टे ट्यून, सब्सक्राइब द अनलॉक GS एकेडमी। थैंक यू।